फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब अजय ट्रिक वाला में। देखिए, आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, या फिर आपका लेवल 2 रिट का एग्जाम है, पटवारी का है, आरएएस का है, चाहे आईएएस का हो। बता देता हूँ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 2015 में आरपीएससी का ट्रेंड क्या था। क्योंकि 11 का, उसके बाद में हमने 13 का, 15 का, 18 का, 22 और ये जो अभी एग्जाम होगा उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं। यानी कि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं और उस एग्जाम की तैयारी के लिए आप सिलेबस को नहीं देखते हैं। दूसरा, सिर्फ आप टेस्ट सीरीज देते हो और टेस्ट सीरीज देख के ये सोचते हो कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है। तो आपको बता देता हूँ कि जो आरपीएससी का ट्रेंड है, जो यूपीएससी का ट्रेंड है, उनके बारे में पता लगता है सिर्फ पीवाईक्यू से, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। हमें हमेशा ही सिलेबस के अनुसार पढ़ना चाहिए और सिलेबस को डिकोड करने के लिए हमें पीवाईक्यू देखना चाहिए। ये दो हमारे सच्चे दोस्त हैं और पीवाईक्यू द बेस्ट होते हैं। उनको किए बगैर आप कितनी भी टेस्ट सीरीज कर जाए, ऐसा नहीं बोल सकते आपने अच्छा किया है। बल्कि आप टेस्ट सीरीज कम करते हैं और पीवाईक्यू अच्छे से करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो बहुत द बेस्ट है। और मैंने अभी आपको दिखाया स्क्रॉल करके कि हमने कैसे कैसे एक्सप्लेन भी किया है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए पॉलिटी उसमें आता है इंडिया का, तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। और हम शुरुआत करेंगे। देखिए, 5-6 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है कि हर साल 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो फिर चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि कैसे नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन आया था। तो आपको भी पता ही है, जब नीति आयोग नाम आ गया और ऊपर 2015 आ गया तो लाजमी है क्वेश्चन आना। तो क्योंकि आपको पता ही है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015 में, और 1 जनवरी को। तो फिर नीति आयोग आना था या नहीं आना था? आना था ना। गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ और एग्जाम 2015 में हो रहा है। तो फिर हम सोच सकते हैं, आरपीसी थोड़ी सोच सकती है। उन्होंने तो क्वेश्चन बना दिया। आपको पता ही है, पहले योजना आयोग होता था और योजना आयोग के स्थान पे 2015 में नीति आयोग आया, यानी कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कैसा? एक नेशनल इंस्टीट्यूट होगा, संस्था होगी जो पूरे इंडिया को क्या कर देगी, ट्रांसफॉर्म कर देगी। और सॉरी, इसके अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री। और अक्सर क्वेश्चन देखे जाते हैं इसके अध्यक्ष के रूप में और कोई डाल देते हैं, ये पीएम होते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं, एक थिंक टैंक है। कैसे थिंक टैंक? योजना आयोग क्या करता था, अपने अनुसार योजना बनाता, राज्य को कहता लागू करो। और उसके बाद में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं तो ये नीति आयोग लेके आते हैं। ये एक थिंक टैंक है, सोच के बताती है, सोचती है, विचार करती है कि हम इंडिया को कैसे ट्रांसफॉर्म करें। बस ये थिंक टैंक है ना। तो इस प्रकार से नीति आयोग बना। अब पूछ क्या रहे हैं? पूछ रहे हैं कि नीति आयोग एक कैसा आयोग है। मैं बता देता हूं कि जब मैंने अभी बताया कि नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने ये बनाया, तो स्पष्ट बात है कि ये कार्यपालिका का संदेश था। और योजना आयोग भी किसी संसद में विधान नहीं बना, कानून नहीं बना था, कोई संविधान में उसका आर्टिकल नहीं है। सीधा गवर्नमेंट ने बताया कि हम ऐसा ऐसा एक संस्था बना रहे हैं, उससे काम चलेगा। तो उसी प्रकार 2015 में नीति आयोग एक कार्यकारी आदेश से, अब कार्यकारी क्या होता है? कार्यपालिका, नाम सुना होगा आपने, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका के द्वारा लिए गए आदेश क्या है? कार्यकारी है ना। और यही आदेश अगर संसद लेती तो ये विधायी यानी कि विधायी आदेश होते, और ये विधान से बनता, कानून से बनता तो वैधानिक होता। कैसा? वैधानिक। और यही अगर संसद में अमेंडमेंट आदि करके इसके लिए आर्टिकल बनता तो ये संवैधानिक होता। कैसा? संवैधानिक। जैसे कि आपको बता देता हूँ कि एक तो संवैधानिक होता है, एक गैर संवैधानिक होता है, और एक एक होता है जैसे कि आदेश तो सरकार ले रही है लेकिन वो फिर भी संविधान से इतर है, संविधान से अलग है। यानी कि जो कानून बनाए जा रहे हैं वो संविधान के अनुसार है, लेकिन संविधान में उसके आर्टिकल नहीं है। लेकिन कोई ऐसी संस्था जो न तो संविधान के अनुसार है और न ही संविधान में है, तो वो तो क्या हो गई, जैसे आतंकवादी कोई संगठन होते हैं, तो वो तो संविधान से क्या चले गए, अलग चले गए, है ना। उन्होंने तो संविधान का क्या कर दिया, विरोध कर दिया। तो उन संस्थाओं का हमारे यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं होता है। तो ये कार्यकारी आदेश होती है, तो उनको सरकार द्वारा, विधायी आदेश संसद द्वारा, संविधानिक संविधान द्वारा। याद रखना। 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? एक बात तो स्पष्ट है, जब संसदीय शासन प्रणाली का क्वेश्चन आए
तो फिर भारत को याद रखना चाहिए कि हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली ही है। तो हमें ये याद रखने का विषय होता है। और हम देख लेते हैं कि जब यूएसए की बात करें तो अध्यक्षात्मक। तो आप ये बताएं कि भारत देश जो गुलाम रहा वो किन का रहा, यूएसए का या ब्रिटेन का? सबको पता है, जिनको नहीं पता है बता देता हूं, ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन का रहा तो ब्रिटेन के अंदर संसदीय शासन प्रणाली है, यानी उनके यहाँ संसद जो होती है ना, वो आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा कुछ भी बना सकती है, यानी कि वहां संसद ही सुप्रीम है। हमारे यहाँ पे संसद सुप्रीम है क्या? नहीं, हमारे यहाँ पे संविधान सुप्रीम है। संविधान के अनुसार से संसद कानून बनाती है। और जब बात आ जाए संविधान, जनता और संसद की, तो सबसे सुप्रीम जनता है हमारे यहाँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने के आगे बढ़ते हैं। तो आपको प्रस्तावना भी याद करनी चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? देखिए, संसद की सर्वोच्चता। तो संसदीय शासन प्रणाली की संसद की सर्वोच्चता आ गई। अब हम सोचेंगे कि हमारे यहाँ तो संविधान सर्वोच्च है, लेकिन इन्होंने भारत नाम थोड़ी दिया है, इन्होंने तो संसदीय शासन प्रणाली पूछी है। तो संसदीय शासन के अंदर संसद की सर्वोच्चता, दोहरी कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय होगा, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। इन्होंने क्या किया, चारों ही ऑप्शन ओके डाल दिए। लेकिन फिर भी गहनता में जाए तो अलग बात है, लेकिन विशेष या सामान्य में अंतर देखें तो ये सामान्य बातें पूछी तो ये चारों ही एक जैसे डाल दिए। वे संसद की सर्वोच्चता भी होती है, दोहरी कार्यपालिका होती है, जैसे कि कार्यपालिका दोहरी का क्या मतलब लोगे आप, सदन भी दो दो होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उसी प्रकार से कार्यपालिका भी दोहरी होती है, जैसे कि एक तो जो परमानेंट रहती है, एक जो परमानेंट नहीं रहती, यानी कि सरकार, और एक जो प्रशासनिक अधिकारी। वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय होती है, ठीक है, बहुल होती है, हो भी जाती है। और मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। वैसे भी अगर क्वेश्चन आए कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के, संसद के, राज्यसभा के, तो लोकसभा के, क्योंकि लोकसभा के नेता है ना ज्यादातर। और अगर संसद आ रहा है, सामान्यतः पूछ रहा है, तो संसद के प्रति होते हैं। सही तो है। और पूछे कि एक 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 अलग अलग मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो फिर राष्ट्रपति के याद रखना। और ये क्वेश्चन था डिलीटेड। इसके बाद हम व्याख्या देखते हैं कि संसदीय सरकार संसदनात्मक शासन प्रणाली भारत में है, और संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन के वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पे आधारित है। जो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वही होती है, और जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है ना। अविश्वास का प्रस्ताव। अब आपको ये याद रखना चाहिए कि एक बात आप देखोगे ना, आप आरपीएससी के 3 पीवाईक्यू देख लोगे, यानी कि 3 सालों के, तो आपको पता लग जाएगा वही क्वेश्चन रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड। बस व्याख्या देखनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पूछ लिया, उधर संसद वो क्या नाम लेते हैं, भूल गया मैं, थोड़ा सा कई बार हो जाता है, संसदीय शासन प्रणाली पूछ लिया। यानी कि इस बार संसदीय शासन प्रणाली है, फिर वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है, तो अगली बार पूछ लेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली हमने किस देश से ली, तो ब्रिटेन से, क्योंकि हम तो ब्रिटेन के नीचे रहे थे पहले, और उसके बाद में हमने उसी के साथ में संसद की प्रणाली को विकसित किया था। हमने अध्यक्षात्मक जो यूएसए की प्रणाली है ना, वो नहीं ली, क्योंकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में जनता शिक्षित चाहिए। क्या चाहिए? शिक्षित। और कम भी चाहिए, है ना, क्योंकि क्या होता है कि अध्यक्षात्मक में हमारे यहाँ उस समय जब हम आज़ाद हुए थे, शिक्षा का जो रेट था वो कम था, इसलिए ये संसदीय शासन प्रणाली हमसे फेमिलियर थी। हम इसी में आगे बढ़ रहे थे, हम संसद को देखते आ रहे थे, जैसे ब्रिटेन यहाँ काम कर रहा था। कुछ जैसे स्वराज पार्टी है जो सीआर दास, मोतीलाल नेहरू की, वो इसमें शामिल भी हो रहे थे, तो हमारी जनता इससे जानकार रखती थी, है ना। तो इसलिए हमने संसदीय शासन प्रणाली को ही लेके आगे बढ़ा। ठीक है। अब देखिए, देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली से तात्पर्य क्या है। देखिए, दोहरे प्रमुख होते हैं, नाम मात्र के और औपचारिक प्रमुख। नाम मात्र के होते हैं राष्ट्रपति, और औपचारिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति। दोनों एक जैसे है ना, औपचारिकता कर रहे हैं, बस एक नाम मात्र के हम इसको खड़े किए ताकि वो मतलब मोहल्ले के और के लोग नहीं बोले कि वो आपके काका का लड़का है, उसको बुलाया क्यों नहीं। तो बस औपचारिकता है, हमने तो बस इसको बोल दिया भी तू आ जाना, ये खुद आ गया, हमने तो इसको बुलाया नहीं है। तो वास्तविक प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, जो साफा बांध के खड़े रहते हैं शादी में, है ना, पापा। वो वास्तविक है, उनको तो आना ही आना है। जो काका का लड़का है उसके साथ कोई चल रही थी, उसको
नाम मात्र का बुलाया है, बस ऐसे याद रखना है। तो नाम मात्र के राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वैसे नाम मात्र के नहीं होते। संविधान के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से करती है सरकार, है ना। लेकिन वास्तविक जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री, याद रखना आपको। अगर फैक्ट में प्रश्न आए कि नाम मात्र या औपचारिक प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रमुख कौन है, तो प्रधानमंत्री। यानी अपनी भाषा आ गई यानी। तो देखियो, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हुए है। मतलब कहो भी हो भाई, संसद जकी हुए है, बैंगो के रहेगी संसद को नाम आ जाए कि संसद के प्रति उत्तरदायी हुआ है, कि लोकसभा को हुआ है, कि राज्यसभा को हुआ है, कि राष्ट्रपति को हुआ है। अगर न्यू पूछा भी एक ही मंत्री के प्रति हुआ तो राष्ट्रपति, और न्यू पूछ ले कि सारी की सारी मंत्री परिषद जकी है बाकी प्रति हुआ है तो लोकसभा गए। अब लोकसभा ऑप्शन में कौन ही, तो फिर तो संसद गए, है नहीं, क्योंकि व्यवस्था किसी है, संसदनात्मक ही तो है। फिर 75(3) के कहा है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है ना, सामूहिक रूप से रहती है। यही तो हमें चाहिए, क्योंकि हमें उत्तरदायित्व वाली प्रणाली चाहिए, अध्यक्षात्मक की तरह नहीं कि वो उत्तरदायी नहीं होती सदन के प्रति। हमें तो वो सरकार चाहिए जो सदन में आएगी। कार्यपालिका कहाँ से बनती है, व्यवस्थापिका से बनती है ना, यानी कि एक संसद होती है, उसी में से कुछ से जो सरकार बन के बाहर जाते हैं, और जो इसके द्वारा कानून बनाए होते हैं उनको बाहर जाके लागू करते हैं, और फिर बाद में वापस संसद में आते हैं, और सारे सांसद इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपने ये ऐसे कैसे लागू कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया। तो ऐसे करके ये जो सरकार है ये संसद के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। यहाँ पे ये खा जाएगा नहीं, ये समझा। तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है ना। देखो, ये कार्यपालिका बाहर रहती है सरकार, और अंदर आती है विधायिका के, तो नियंत्रण रहता है ना। प्रशासनिक तटस्थता का अभिप्राय क्या है, प्रशासनिक तटस्थता का अभिप्राय क्या है, तो ये तटस्थता देखते हैं हम क्या है। अभी प्रशासकों द्वारा किसी भी राजनीतिक दल के साथ संबंध ही नहीं रखना, एकदम प्रशासनिक तटस्थ होकर रह गए हैं। और प्रशासकों द्वारा राजनीतिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं करना। प्रशासकों द्वारा सभी सामाजिक आर्थिक मामलों वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना। प्रशासकों द्वारा मंत्रियों को सलाह देना। अब ये क्या था, प्रशासनिक के बारे में आ गया। भाई आपको तटस्थ रहना पड़ेगा, तो कैसे रहेंगे तटस्थ, तो रहने के लिए क्या होता है, जैसे अपने को पता होता है आईएएस अधिकारी है, आरएएस अधिकारी है, वो डायरेक्ट राजनीति के अंदर थोड़ी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये तो नियम है। तो इनको क्या करना पड़ता है कि ये अपने को चयन करना है। इसमें ए आंसर है देखिए, और 3, ए का मतलब 1 2 3। तो देखिए, मंत्रियों के को सलाह देना। अब इसको हम किस प्रकार से गलत मान सकते हैं, प्रशासक जो होते हैं वो इसीलिए बनते हैं कि वो जा करके मंत्रियों को क्या दे, सलाह दे। क्योंकि हमारे यहाँ पे जनता चयन करती है किसका, अपने प्रतिनिधि का, और प्रतिनिधि जनता का चहीता होता है। वो बीए एमए पीएचडी वाला न हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे उसे ज्ञान नहीं है, पर उनको लगे कि हमारे मुद्दों को सही से उठाने का ज्ञान इन्हीं को है, तो उनको वो प्रतिनिधि बना के भेजते हैं सदन में। अब उनको ज्ञान नहीं है तो फिर प्रशासनिक अधिकारी आएंगे, जो नौकरशाह होते हैं वो आएंगे, उनको बताएंगे, वो पढ़े लिखे होंगे ना, तो उनको सलाह देंगे कि मंत्री जी आपके यहाँ ऐसी ऐसी व्यवस्था, आप ये मुद्दा उठा सकते हैं। तो देखिए, सलाह दे दी ना, तो ये वाला तो तटस्थ रहने का सिस्टम है नहीं, तो इसको हम हटा देंगे 4 नंबर को। फिर 1 2 3 क्या है, तो राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता, सही बात ही तो है। राजनीतिक रूप से अगर सक्रिय रहना है तो फिर सरकार के अंदर जाए, है ना, राजनीति में चुनाव लड़े। कहते हैं ना, अगर तुम्हें ज्यादा ही राजनीति आती है तो चुनाव लड़ दो, छोड़ो पद को। प्रशासकों द्वारा राजनीतिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त नहीं कर सकते, सही बात है। और प्रशासकों द्वारा सभी सभी सामाजिक आर्थिक मामलों वस्तुनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव निर्णय लेने होंगे, आत्मनिष्ठ नहीं, सब्जेक्टिव, जैसा मैटर है वैसा, जैसा बताया गया है वैसा, जैसा कानून है वैसा, सब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ होंगे, है ना, वस्तु पे आधारित। आत्मनिष्ठ नहीं, अपने से नहीं, वस्तु के ऊपर निष्ठ है वो। यहाँ से थोड़ा सा शब्दों का अगर खेल समझोगे तो भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है, किसका नाम लिया, राष्ट्रपति शासन। अब आपको पता है कि 3 प्रकार के शासन है। कैसे कि सरकार ने क्या किया, आपातकाल के संविधान में 3 व्यवस्थाएं, 352 के अंदर, 356 के अंदर और 360 के अंदर। 52 में आपको पता है कि राष्ट्रीय आपात है,
जब कोई युद्ध हो जाता है, जब कोई आंतरिक अशांति हो जाती है। ये शब्द ठीक है क्या? ये शब्द ठीक था, अब नहीं है। आंतरिक अशांति का क्या मतलब है? आपके सरकार के अंदर तो अशांति नहीं हो गई ना, कि जनता को परेशान कर दो, है ना? आपने सुना होगा ना इंदिरा गांधी के समय का आपातकाल। तो इसमें क्या रहता है कि 352 में आपको बताना पड़ेगा सशस्त्र क्रांति हो गई है, लोग सड़कों पे तलवारें बंदूकें लेकर आ गए हैं, तोप लेके आ गए हैं, हैंड ग्रेनेड है ना ये लेके आ गए, ब्रह्मोस ले आए हैं, तो फिर आपको बताना पड़ेगा। आंतरिक अशांति शब्द आजकल नहीं है। कैसे आंतरिक अशांति? आप कह दोगे कि फला फला नेता जो है हमारी सरकार को गिराने के लिए मन ही मन में अशांति प्रकट कर रहा है, तो वो नहीं चलेगा। सशस्त्र 356 में ये होता है राष्ट्रपति का शासन। कहाँ लगता है? राज्यों में। क्यों लगता है? संवैधानिक मामलों में विफलता हो जाए, यानी कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, ये ज्ञात हो जाए, या फिर राज्यपाल ऐसी सलाह दे दे कि जो सरकार है राज्य की वो सही से संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, या केंद्र के द्वारा सौंपे गए संवैधानिक मामले भी अगर नहीं कर रही है राज्य की सरकार, तो वहां पर भी ऐसा ही प्रावधान होता है 365। याद रखना, केंद्र के द्वारा सौंपे गए मामलों पर अगर राज्य की सरकार पीछे हट रही है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। 365 पढ़ना, 365 नंबर आर्टिकल पढ़ना, क्या दिया गया है। 356 में हालांकि यही है राष्ट्रपति शासन। फिर 360 जो आज तक भारत के अंदर नहीं लगा। 360 वित्तीय आपात, ऐसी अवस्था ऐसी परिस्थितियां बनी थी, परिस्थितियां कि हमारे यहाँ वित्तीय आपात लग जाता। 300 नहीं 1990-91 में आपने सुना ना हमने किस प्रकार एलपीजी के रिफॉर्म्स किए थे आईएमएफ के, है ना? सुना आपने नाम? इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड होता है आईएमएफ का, उसके तहत हम गए थे, हम उनसे सोना गिरवी रखते हैं। आईएमएफ में हम एलपीजी सुधार करते हैं। एलपीजी आप बता सकते हो क्या होता है? ये लिबरलाइज कर देंगे हम कानूनों को, प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, गवर्नमेंट नहीं रखेंगे सारा कुछ, और ग्लोबलाइजेशन करेंगे। सारे विश्व के अंदर हम एक परिवार बन जाएंगे, आपस में व्यापार करेंगे। देखिए कितना है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में लगता है। सब देखना है ये देखिए राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिन तक लगेगा? अधिकतम पूछा, देखिए अधिकतम 3 साल तक। आजीवन थोड़ी लगा के रख सकते हो। कोई राज्य है उसको अपने अनुसार चलने दो। ऐसा थोड़ी है कि वहां पे आपने राष्ट्रपति शासन लगा के छोड़ दिया तो फिर उसको आप क्या बना लो? केंद्र शासित प्रदेश ही बना लो। इससे अच्छा क्यों उसके साथ ऐसे कर रहे हो भाई? उसे मजा लेने दो, अपने जनता है उसके अनुसार उसको अपना काम बनाने दो, काम करने दो। तो 3 साल तक आखिरकार वो लास्ट तक केंद्र की सरकार राष्ट्रपति शासन रख सकती है। फिर हम बात करेंगे कि सभी एक बार देख लेते हैं 352, 56 और 60 जल्दी देखेंगे एकदम। युद्ध हो जाए, वायु आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ये सशस्त्र विद्रोह कौन से आर्टिकल नहीं कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ये मेरे को आप बताओगे। मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं कि भारतीय संविधान के आपातकाल के प्रावधान में राष्ट्रीय आपातकाल 352 जिसमें आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जाता था, आजकल वह किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर सशस्त्र विद्रोह के रूप में लगाया जाता है? ऑप्शन मैंने दे दिए हैं। राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह है, लिखित सलाह है। यह भी मेरे को आप इन्हीं में से बताओगे कि लिखित सलाह का प्रावधान कब आया था? संसद द्वारा एक माह में विशेष बहुमत से, यानी कि विशेष बहुमत ला करके आपको एक माह में पास करना पड़ेगा। 6 माह तक लागू रहेगा। 6 माह करके अनिश्चित काल तक आप ले जा सकते हो। तो क्या? क्योंकि ये राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात, किसी देश ने आपके साथ युद्ध कर रखा है, चीन ने, और आप बोलोगे हमने आपातकाल लगा रखा है, आप युद्ध बंद करिए, हम तो हमारा आपातकाल हटाना चाहते हैं क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि 6 महीने बाद में आप नहीं लगा सकते। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यानी कि जब तक युद्ध चलेगा 6 साल, 12 साल, 1 साल, 6 महीने जैसे भी चलेगा, तो 6 माह के हिसाब से लगता रहता है और अनिश्चित काल तक जाता है। तब तक युद्ध तो खत्म हो जाए कम से कम ना, है ना? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि युद्ध चल रहा है और हम बैठे हैं, आपातकाल हमें तो हटाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। फिर राष्ट्रपति द्वारा क्या गया? लोकसभा द्वारा वापस, या फिर राष्ट्रपति ले लेंगे या फिर लोकसभा वापस ले लेंगे। राष्ट्रीय आपात हम हटा रहे हैं, युद्ध खत्म हो गया, ठीक है। अब आ गया राष्ट्रपति शासन, जो क्या होता है? राष्ट्रपति शासन जो होता है वो मैंने बताया कि राज्य में लगता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की लिखित सलाह प्राप्त कर ली जाए और संसद द्वारा 2 माह में साधारण बहुमत से
साधारण बहुमत से ऐसा होता है 6 माह तक लागू रहता है। 6 माह करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि संवैधानिक अगर विफलता हुई है तो इसे ठीक करवाइए। ऐसा नहीं आप ढिंढोरा पीट सकते कि हम अनिश्चित काल तक ले जाएँगे इसको, ऐसा थोड़ी हो सकता है, क्योंकि इसको तो हम कर सकते हैं ना, हमारे देश का मामला है। तो राज्य के अंदर व्यवस्था को सही करके, सुचारू ढंग से करके हम इसको 3 साल तक ऐसा कर लेंगे, भी ठीक करेंगे उसके अंदर-अंदर, और अनिश्चित काल तक ये नहीं चलता है राष्ट्रपति शासन, वो राष्ट्रीय आपात है। इसके बाद राष्ट्रपति जो है वापस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वित्तीय आपातकाल 360। वित्तीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल को लिखित में सलाह दी जाती है, लिखित में, और संसद 2 माह में साधारण बहुमत से कर देंगी। एक बार अनुमोदन होने पर क्या होगा, अनिश्चित काल तक चलेगा। यानी कि हम कह देंगे कि हम तो 1 साल तक ही चलेगा। ऐसा हो सकता है क्या, जब वित्तीय आपात आया है, रियल में पैसे की कमी आ रखी है अर्थव्यवस्था में, हमारे पास में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले गड़बड़ हो रहे हैं, हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आयात का मामला नहीं बचा है हमारे पास, तो फिर हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि हमें आपातकाल आगे नहीं बढ़ा सकते, बढ़ाना पड़ेगा ना। ये तो अनिश्चित काल तक चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि हमारे पास में पैसे की कमी है, मजाक थोड़ी चल रहा है कोई। तो ऐसा करके अनिश्चित काल है, लेकिन राज्यों के मामले में ऐसा थोड़ी हो सकता है। राज्य में संविधान अगर विफल हो रहा है, लोग संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो संवैधानिक मामले अगर वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो उनको करवाइए 3 साल के अंदर-अंदर। राष्ट्रपति वापस ले सकते हैं वित्तीय आपात। फिर 5 नंबर क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ग्रेड में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? तो एक बात तो साफ है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मतलब हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, 3 बातें तो आप याद रखेंगे। एक तो संसद, क्योंकि हमारे यहाँ संसद की प्रणाली, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, है ना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और एक राज्यपाल। क्या है? राज्यपाल। इनके क्वेश्चन बनते हैं, कभी देख लेना आप चाहे। तो इसका जो आर्टिकल का आंसर है वो 78 नंबर है, यानी कि प्रधानमंत्री कर्तव्य क्या है। आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री जो होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल जो होता है, ये प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो है मिलकर कानून बनाने के और के काम करते हैं। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार उस पर साइन करते हैं। तो फिर ये क्या-क्या मामले कर रहे हैं, इनका पता होना चाहिए ना राष्ट्रपति को। तो इस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना देने का क्या कर्तव्य है प्रधानमंत्री का, क्योंकि वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी है। कौन? राष्ट्रपति, है ना। तो कौन है? प्रधानमंत्री, क्योंकि वह राष्ट्रपति और किसके बीच में, मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को स्पेशल राष्ट्रपति ने क्यों बनाया है, इनके बीच में क्यों रखा है प्रधानमंत्री को, पीएम को यहाँ पे क्यों रखा है? पीएम को इसलिए रखा है क्योंकि इनके मामले इन तक, मतलब जो मंत्रिपरिषद के मामले है वो पीएम इनके साथ मिलकर राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं, है ना। तो ये कड़ी का काम करते हैं कौन? प्रधानमंत्री। और जो सूचना होती है राष्ट्रपति को देते हैं आर्टिकल 78 में, आपको याद रखना है। और ये राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, संसद के आपको आर्टिकल याद रखने हैं। और जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम ही अजय ट्रिक वाला है, तो मैं एक आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए, नाम है संसद, क्या है? संसद। जैसे मैं ट्रिक पे थोड़ा कम ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिक, और बेसिक को ट्रिक से याद करना, ये बताऊंगा आपको मैं। ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि हम किसी संसद का नाम किसी और नाम से रख के, कालू राम रख करके उसको याद कर रहे हैं, तो फिर संसद ही कर लो। ऐसे कभी ट्रिक नहीं बनाने चाहिए जो किसी और नाम को रख के हमें याद रखनी पड़े। इसी के अंदर आप ट्रिक निकालिए, संसद के अंदर ही। जैसे मैं निकालूंगा, देखना आप। ये क्या है? संसद में क्या है? यानी कि 7। और ये क्या है? संसद है 9, नए यानी कि 9। तो 7 और 9, 7 9 में क्या है? संसद होती है। 7 9 में क्या है? संसद होती है। ये होती है ट्रिक। ये नहीं होती कि संसद को कुछ और बना दो आप। 7 और 9 देखे, 7 और 9, और ये हो गया ना, सांसद दे दो, सांसद ये दो, संसद, ऐसे करके याद रखना होता है। तो आपको अगर ट्रिक पसंद आए तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक मेरे पास होती है, मैं बना दूंगा। अजय ट्रिक वाला अपना यूट्यूब चैनल है, इसको जो है अपने परिवार को जो है सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, जो भी आपको पसंद आए तो जरूर करें और शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी क्वेरी है आप बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत।